नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हरीश और हम लोग एक नई पॉडकास्ट सीरीज़ में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जो कि आप लोग जानते हैं कि 29 ऑफ सितंबर हार्ट डे और हार्ट से रिलेटेड आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर ललित मलिक हैं जो कि एक पूरा सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मलिक जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। थैंक यू हरीश। ये एक नया इनिशिएटिव लेने के लिए, पॉडकास्ट के लिए थैंक यू। सर, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स लेके आता है, जो कि है एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी। सर, ये दोनों एक्चुअली होते क्या हैं और इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? थोड़ा सा सर ऑडियंस को बताइए। बेसिकली ये दोनों ही अगर ये दोनों जो प्रोसीजर हैं दोनों ही हार्ट के लिए के ट्रीटमेंट के प्रोसीजर हैं। अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज का हमें पता चलता है तो दोनों ही ये ब्लॉकेज के हैं, लेकिन इसको ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों डिफरेंट प्रोफेशनल करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एंजियोप्लास्टी को कार्डियोलॉजिस्ट करता है और ओके। अगर बाईपास सर्जरी या सीबीजी को बोलें तो उसको कार्डियक सर्जन करता है। तो अगर पेशेंट को हार्ट अटैक होता है या पेशेंट को एंजाइना होता है, जिसको अपन छाती में दर्द या चेस्ट पेन के से मरीज एडमिट होता है, और अगर हम उसको जब उस टाइम एंजियोग्राफी की जाती है, एंजियोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसके थ्रू में पता चलता है कि जो पेशेंट है उसकी जो हार्ट की आर्टरी हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उसमें ब्लॉकेज है या नहीं है। तो अगर हमें पता चलता है उसमें ब्लॉकेज है और फिर हमें ये पता चलता है कि ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट नहीं है फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो आप उसको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर कुछ ड्रग्स के ऊपर डिस्चार्ज कर सकते हैं और एक फॉलोअप ले सकते हैं। और अगर हमें लगता है सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है तब हम लोग ये डिसाइड करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन ये डिसाइड करता है कि बेटर क्या है। पेशेंट एंजियोप्लास्टी के थ्रू, स्टंटिंग के थ्रू उसको बेनिफिट मिलेगा या उसको हार्ट सर्जरी से बेनिफिट मिलेगा। तो सर। दोनों दोनों ही ये हार्ट के लिए ट्रीटमेंट है। ओके। सर, ये जो ब्लॉकेज का इश्यूज हैं, इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स, कुछ अर्ली साइंस, बिकॉज आजकल लोगों को पता चलते चलते काफ़ी लेट हो जाता है। जनरली लोग वॉक करते हैं स्टेयर्स पे और वो थक जाते हैं, राइट? बट उनको ये नहीं लगता कि दे सीम्स लाइक ओके, उनकी एक्टिविटी ऐसी हो गई इस कारण हो रहा है, बट उनका कुछ अर्ली साइन ऐसा कुछ सर ब्लॉकेज का? हाँ, बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर नॉर्मल होता क्या है कि कई बार तो सिम्टम्स बड़े क्लियर होते हैं। जैसे ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इधर चेस्ट पेन इधर से रेडिएट कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, जोड़े में जा रहा है, बैक में जा रहा है, तो उनको आइडिया होता है हाँ ये हार्ट का दर्द है। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं होता। इसके अलावा कई बार हो सकता है आपको बैक में जा रहा हो पेन, राइट साइड भी जा सकता है, ऊपर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और कई बार जो पेशेंट जिनका डायबिटीज़ होती है, सीवियर डायबिटिक होते हैं, उनकी डायबिटीज़ अगर हाई होती है तो वो उसमें पेनलेस होता है, उसमें ओके। पता ही नहीं चलता। तो जब पेशेंट्स, और कई बार पेशेंट के हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो और वो फिर डॉक्टर को अप्रोच करता है, पास के जो भी नियर बाय डॉक्टर है उसको अप्रोच करता है, और वो वहाँ पे कुछ सिंपल इन्वेस्टिगेशन, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सिंपल इन्वेस्टिगेशन जो हार्ट के एंजाइम्स देख के बताते हैं उसके बाद करता है, या कुछ नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन होती हैं बाद में। अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाता है कि इको हो गया है, टीएमटी हो गया, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को या इसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है और हमें अब इसको डायग्नोस करना है, तो हम उसको अगला स्टेप एंजियोग्राफी की तरफ हम जाते हैं। ऑलराइट सर। सर, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, मतलब इन दोनों में सक्सेस रेट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कि देखिए, सक्सेस रेट मोस्ट दोनों का सेम है अगर देखा जाए तो। अगर उसमें अगर ब्लॉकेज है, लेकिन बहुत सारी स्टडी ऐसी है जो हमें बताती हैं कि अगर जो हार्ट की जो मेन आर्टरी है जिसको हम एलएडी बोलते हैं, जो हार्ट के आगे रन करते हैं, एंटीरियर सरफेस पर जो रन करती है उसको हम बोलते हैं एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी डिसेंडिंग आर्टरी। तो एलएडी जो होती है वो आगे रन करती है और वो हार्ट के, यानी कई बार हार्ट का 2/3 पार्ट तक को सप्लाई करती है। उसमें अगर
ये जो हमारे जो स्टर्नम के नीचे जो आर्टरी होती है, मेमोरी आर्टरी भी उसको बोलते हैं, लेफ्ट इंटर मेमोरी आर्टरी या राइट इंटर मेमोरी आर्टरी, उसको अगर उस आर्टरी को उससे एनास्मोसिस किया जाता है, उसको उससे उसका ग्राफ्टिंग होती है, अगर हम पेशेंट के लिए बाईपास जा रहे हैं और उस आर्टरी में अगर हम स्टंट डाल रहे हैं, तो ये देखा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म पेटेंसी देखें तो जो ग्राफ्ट है लीमा टू दिस एलएडी वो बेटर है स्टंट से। Okay. लेकिन अगर हम उसी आर्टरी में अगर हम रेडियल आर्टरी लगाते हैं या फिर हम उसमें वीनस जो पैरों से, क्योंकि कंड्यूट हाथ से भी ले जाता है, जो कंड्यूट होता है कंड्यूट पैर से भी ले जाता है, अगर वो लगाएं तो वो इन्फीरियर है स्टंट से। जो आजकल, क्योंकि स्टंट में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, आजकल ड्रग लूटिंग स्टंट आ रहे हैं, स्टंट भी काफ़ी हाई क्वालिटी के आ गए हैं। Okay. लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो वो दोनों बेटर हैं, लेकिन मल्टीपल उसमें करें तो उन दोनों के रिजल्ट दोनों के बराबर है, दोनों के रिजल्ट अच्छे हैं। सर आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटिक इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा ही हैं, और उनको बहुत इश्यूज होते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, एंड उनके माइंड में रहता है कि डायबिटिक हैं तो ये जो एंजियोप्लास्टी है और बाईपास सर्जरी है, क्या ये पॉसिबल है इन डायबिटीज़? नेचुरली डायबिटीज़, क्योंकि ये जो हार्ट की जो ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ब्लॉकेज हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, ये 3-4 चीज़ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती हैं। जैसे अगर पेशेंट है, अगर कोई भी पेशेंट है, उसको 3 चीज़ें, या तो उसको सीवियर डायबिटिक है, या उसकी कोई हिस्ट्री डायबिटिक की है, या कोई फैमिली हिस्ट्री है, या पेशेंट का अनकंट्रोल हाई बीपी चल रहा है, उस वजह से उसका हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल उसका काफ़ी हाई है, स्मोकिंग की उसकी काफ़ी हिस्ट्री है, तो ये सारे सिग्निफिकेंटली उसको हार्ट डिजीज़ को इंक्रीज करते हैं। Okay. तो इन्हीं सब का ट्रीटमेंट है, इसमें मैटर नहीं करता अगर पेशेंट, क्योंकि बेसिकली जब पेशेंट ये डायग्नोस हो जाता है तो वो हॉस्पिटल जाता है, तो उसमें वहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करे, चाहे कार्डियक सर्जन डिसाइड करे कि ये जो ब्लॉकेज है ये कितना सिग्निफिकेंट है और कितना स्मॉल है। अगर हमें लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है और ये स्टेंट से इजीली हो जाएगा, तो ये पेशेंट कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है और उसमें स्टेंटिंग हो जाती है। कार्डियोलॉजिस्ट को अगर लगता है कि ये जो ब्लॉकेज है ये बड़ा ब्लॉकेज है, डिफ्यूज़ है, आगे भी है, लंबा है, डिफ्यूज़ है, कैल्सीफाइड है, कैल्सीफाइड यानी बिल्कुल पत्थर जैसा, उसको वो ड्रिल नहीं कर सकते, उसमें स्टंट नहीं डाल सकते, कैल्सीफाइड है, या एक ब्रांच निकल, उसके साइड से कोई ब्रांच निकल रही है, अगर उसमें वो स्टंट डालेंगे तो साइड वाली ब्रांच बंद हो सकती है, तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट को ये सब पता होता है, तो अगर उसके पास पेशेंट होता है, वो कहता है कि नहीं, ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए ये ज़्यादा इसमें बेनिफिट सर्जरी रहेगी, तो वो बाईपास सर्जरी के लिए हमारे पास रेफ़र कर देता है, और पेशेंट को फिर हम जो सर्जरी से बेनिफिट मिलता है वो उससे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसे डिपेंड नहीं करता कि वो पेशेंट चाहे कार्डियक सर्जन के पास जाए, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, एंड ऑफ द डे पेशेंट का जो बेनिफिट है वही देखा जाता है और उसका रिजल्ट फिर अच्छा निकलता है। ओके सर, ऐसा भी जब अर्ली साइन आता है और लोग आपके पास आते हैं, तो क्या हर केसेस में इनको सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, या फिर इसमें ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ दे के भी लोग ठीक हो जाते हैं? डेफिनेटली बहुत होता है, ऐसा नहीं होता कि जिसकी भी एंजियोग्राफी हो गई तो होता है। और ये आजकल एक कॉमन सा एक है कि लोग सोचते हैं अगर एंजियोग्राफी हुई तो एंजियोप्लास्टी होगी या सर्जरी होगी, ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास दिन में 10 पेशेंट आते हैं तो उसमें से अगर कोई एक या दो, कई बार तो 10 के 10 में से भी प्लेन एंजियोग्राफी निकलती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। आजकल अगर ये है पेशेंट को अगर कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर उसमें एंजियोग्राफी कर रहे हैं, तो अगर उसमें सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं है तो उसमें सिर्फ ड्रग का ही रोल है, उसमें ड्रग दी जाती है कुछ टाइम के लिए, और फॉलोअप में उन मरीजों को हम फॉलोअप में बुलाते रहते हैं। ओके। ऐसा नहीं होता कि उसमें हमें कुछ करना पड़ता है। एक सिग्निफिकेंट एक गाइडलाइन है, सारे लोग उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। उस गाइडलाइन से ऊपर अगर हमें लगता है कि ब्लॉकेज है तो हम कुछ नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, वो भी हम पेशेंट को पहले पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसके लिए बेनिफिट होता है वो करते हैं। सर आजकल हार्ट रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, सर आपका कोई सजेशन कुछ हमारे यूथ के लिए? बेसिकली जो हार्ट का अगर हम इसको अगर प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो बेटर तो क्या होता है, प्रिवेंशन बेटर होता है। प्रिवेंशन बेटर क्या है कि सबसे हार्ट को सबसे ज़्यादा
जो दिक्कत आती है वो कब आती है, अगर हम उसमें एक्सेसिव कोई भी चीज़ एक्सेसिव, अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल हम अगर खाने के अंदर ज़्यादा, मतलब हमारा एलडीएल लेवल बढ़ रहा है, यानी हम फैट ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें उसको कंट्रोल करना है। अगर हमें लग रहा है कि हम ओवरवेट हैं, तो हमें उसको, चाहे वो हम उसको एक्सरसाइज से करें या फिर खाने को, उसका जो खाने की क्वांटिटी है उसको कम करें। खाने में, क्योंकि खाने का एक बहुत बड़ा रोल है, हम खाने के अंदर फ्रूट का जो रेशो है प्लेट के अंदर, जो खाने में अपना उसमें प्लेट में फ्रूट का रेशो बढ़ा सकते हैं, वेजिटेबल का रेशो बढ़ा सकते हैं, तो वो एक बेनिफिट है। दूसरा, अगर स्मोकिंग है, स्मोकिंग आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए। अल्कोहल है, अल्कोहल आप जितना कम कर सकते हैं उतना आपको अल्कोहल उतना कम कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि हम स्ट्रेस नहीं कर सकते, हर कोई सोचता है कि मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आजकल compete कर रहा है, एक दूसरे से compete कर रहा है, तो वो कह रहा है मुझे स्ट्रेस करना है, लेट नाइट उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो सोना बहुत ज़रूरी है। आपको 6-8 घंटे तो एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स तो आपकी साउंड स्लीप अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस अगर आपको हो रहा है तो आपको योगा मेडिटेशन एटलीस्ट करना ही चाहिए। तो अगर आप, ऐसा नहीं है कि मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ कि कुछ करूँ 50 या 60% से, डे बाय डे इम्प्रूव करता हूँ, हर कोई ट्राई करता हूँ। मेरा एक यही सजेशन है कि जितना आप कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें, 30-40 मिनट वॉक करें, या लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइज करें। वीक में अगर कोई टारगेट बनाएं तो कि 130-150 मिनट वीक का टारगेट रख लें। अगर डे का नहीं कर पाते, वीक में कम से कम 3-4 बार ही एक्सरसाइज कर लें। और कुछ भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको लगा, कोई गेम खेल सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, कोई गेम खेल सकते हैं, कुछ साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। और खाने पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं कि ये फास्ट फूड हैं और ये कुछ तला हुआ है, ये सब कुछ आप कम करें। तो मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो सर जंक खाना बिल्कुल बंद कर दें या थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं? थोड़ा बहुत क्या आप खा सकते हो, लेकिन आप क्या, आप बहुत सारे लोग रखते हैं चीट डे रखते हैं, आज चीट डे, आप तो यस चीट यस। चीट डे रख सकते हैं, आप वंस ए वाइल खा सकते हैं, आप कोई पार्टी में खा सकते हैं। लेकिन जो रूटीन में खाते हैं, बीच बीच में खाते रहते हैं, अपनी आदत होती है, कुछ भी खा लिया, बीच में खा लिया, तला हुआ खा लिया, तो उनके अंदर सोडियम बहुत होता है, ये आपका बीपी बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। बेसिकली अब हमें हमें नॉलेज बहुत है, लेकिन हमारे पास कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली अगर हम अपना माइंड सेट रखें कि हमें कुछ कंट्रोल रखना है इन चीज़ों पे, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर आज के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। हमारे तो पॉडकास्ट आने वाले टाइम में आते ही रहेंगे। तो ये थे डॉक्टर ललित मलिक, जिन्होंने आज हमें बताया एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी में डिफरेंस क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यूथ हैं जिनको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हम लोग अपने हार्ट को कैसे प्रिवेंट रखें और क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, हमारे बहुत सारी सीरीज आने वाले हैं हार्ट रिलेटेड, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक जॉइनिंग अस। यू, थैंक यू।